नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं महासागरीय नीतल के उच्चावच, जिसका ये 7वां भाग है। महासागरीय नीतल के उच्चावच में हम अटलांटिक महासागर के नीतल उच्चावच पढ़ रहे हैं। अटलांटिक महासागर के नीतल उच्चावच में महाद्वीपीय मगन तट हमने पढ़ लिए थे, जिसमें हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से जो जुड़े हुए महाद्वीपीय मगन तट हैं अटलांटिक महासागर के, उनके बारे में पढ़ा था। इनका विस्तार, चौड़ाई, किस प्रकार से कहाँ तक इनका विस्तार, कहाँ अधिक कहाँ कम, किस प्रकार से इनका फैलाव है, उसके बारे में पढ़ा। इसी के अंतर्गत एक अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है, वह है मध्य अटलांटिक कटक। हालांकि मध्य अटलांटिक जो कटक जो हैं वो सभी महासागरों में पाए जाते हैं, लेकिन जो मध्य अटलांटिक कटक है वह सबसे विस्तृत कटक है, यानी इसका विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। तो थोड़ा सा मध्य अटलांटिक कटक के बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य अटलांटिक कटक कटक सभी महासागरों में पाए जाते हैं, लेकिन महासागर पर जो अटलांटिक महासागर है उसमें इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। जो मध्य अटलांटिक कटक है वो, जैसे कि हम जानते हैं, जो अटलांटिक महासागर है वो एस आकार में उत्तर से दक्षिण इस तरह से फैला हुआ है। अब इसके मध्य में एस आकृति में ही एक क्या फैला हुआ है, कटक फैला हुआ है, जिसको क्या कहा जाता है, मध्य अटलांटिक कटक जिसको कहा जाता है। ये भी एस आकृति में फैला हुआ है। मिड अटलांटिक रिज इसको कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक। तो ये जो अटलांटिक महासागर का मध्य भाग है उसमें एस आकृति में, यानी जैसे कि अटलांटिक महासागर की आकृति है एस आकार का है, उसी प्रकार से ये इसके मध्य में फैला हुआ है। मध्य अटलांटिक कटक ये उत्तर में आइसलैंड से प्रारंभ होकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक जाता है। आइसलैंड से प्रारंभ होकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये एक लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी काफी लंबा इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। दक्षिण में बोवेट द्वीप और उत्तर ग्रीनलैंड के पास आइसलैंड द्वीप से ये प्रारंभ होता है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई इसकी है लगभग 14,400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण 14,400 किलोमीटर में इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है। लगभग पूर्ण भाग में अटलांटिक महासागर के ये उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। कुछ भाग इसकी, हालांकि ये कहीं पर उत्तर, कहीं पूर्व और पश्चिम की ओर इसका झुकाव अवश्य देखने को मिलता है। झुकाव कभी क्या है, पूर्वी एवं पश्चिमी झुकाव। कई बार ये पूर्व की तरफ चला जाता है और कई बार ये पश्चिम की ओर और कई बार ये पूर्व की ओर इसका झुकाव है वो देखने को मिलता है। अलग अलग, यानी कभी ये पूर्व दिशा की ओर चला जाता है तो कभी पश्चिम की ओर, लेकिन इसकी मध्यवर्ती स्थिति है वो हमेशा बनी रहती है। पूर्व पश्चिम झुकाव, परंतु मध्यवर्ती स्थिति बनी रहती है। तो ये लगभग मध्य में इसके स्थित है। मध्य अटलांटिक रिज या मध्य अटलांटिक कटक इसको
कहा जाता है। 14,400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। जो सागर तलीय भाग है उससे 4,000 मीटर की गहराई से अधिक इसकी गहराई कहीं भी नहीं मिलती है, यानी ऐसा भाग नहीं आता जहाँ पर ये 4,000 मीटर से गहरा हो सागर तल की तुलना में। तो इस प्रकार से जो बीच में ये जो फैला हुआ है एक कटक के रूप में, कटक ये हम ये कह सकते हैं कि दीवार की सदृश फैला हुआ है। किसके भांति? दीवार की भांति ये फैला हुआ है। हालांकि ये जगह जगह पर कटा फटा भी है, लेकिन एक दीवार की भांति ऐसा आकृति में ही फैला हुआ है। इसी कारण क्या है इसको कटक या दीवार हम कह सकते हैं, मध्य में फैला हुआ है, इसलिए इसको मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। 14,400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है। इसके जो अलग अलग भाग हैं, जैसे भूमध्य रेखा का के उत्तर का जो भाग है उसको डॉल्फिन उभार के नाम से जाना जाता है। ये मान लीजिए कि भूमध्य रेखा से उत्तर का भाग क्या कहलाता है? डॉल्फिन उभार कहलाता है। और भूमध्य रेखा से दक्षिण का भाग जो है उसे सैलेंजर उभार के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके दो भाग हैं। उत्तरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? डॉल्फिन उभार कहलाता है, और जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है? चैलेंजर उभार उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दो भागों में भूमध्य रेखा से इसके दो भाग हैं वो अलग अलग किए गए हैं। ग्रीनलैंड के दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। आइसलैंड से स्कॉटलैंड वाला जो भाग है, आइसलैंड से स्कॉटलैंड वाला जो भाग है, आइसलैंड से स्कॉटलैंड के बीच इसे वीविल थॉम्सन कटक के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड से स्कॉटलैंड के बीच का जो इस कटक का भाग है वो क्या कहलाता है? वीविल थॉम्सन कटक के नाम से जाना जाता है। अब जो ग्रीनलैंड वाला भाग है, ग्रीनलैंड के दक्षिण में ये क्या हो जाता है? दक्षिण में चौड़ा हो जाता है। अब जो वीविल थॉम्सन कटक वाला भाग है और ग्रीनलैंड के दक्षिण वाला जो चौड़ा भाग है, तो विशेषतः ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक चौड़ा हो जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? टेलीग्राफ के पठार के नाम से जाना जाता है। चौड़ा है जिसे टेलीग्राफ पठार के नाम से जाना जाता है। तो टेलीग्राफ पठार कौन से महासागर में स्थित है? अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जो मध्य महासागरीय कटक है उसका चौड़ा उभरा हुआ भाग है उसे क्या कहा जाता है? टेलीग्राफ पठार के नाम से इसको जाना जाता है। जो कि ग्रीनलैंड के दक्षिण में कटक का चौड़ा भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? टेलीग्राफ पठार के नाम से उसको जाना जाता है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा है जिसको कि न्यूफाउंडलैंड तक चली जाती है, जिसको न्यूफाउंडलैंड उभार के नाम से जाना जाता है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी शाखा कहां तक चली जाती है? न्यूफाउंडलैंड। और उसको किस नाम से जाना जाता है? न्यूफाउंडलैंड उभार के नाम से उस शाखा को जाना जाता है। ये कहां पर है? 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में है। उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे धीरे इसकी जो विशेषताएं हैं या इसमें कौन कौन से उभार हैं, कौन कौन से विशेष इसमें स्थलाकृतियाँ उच्चावच हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो ग्रीनलैंड के पठार के दक्षिण में टेलीग्राफ पठार और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में इसकी एक शाखा है जिसको न्यूफाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एक शाखा और है जिसको कि जो कि अजोर तट की ओर जाती है, जिसको अजोर उभार के नाम से जाना जाता है।
40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर ये जो मध्य अटलांटिक कटक है उसका एक और भाग आता है जिसको किस नाम से जाना जाता है, अजोर उभार। अजोर उभार के नाम से ये जानी जाती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास में ये स्थित है। 50 डिग्री पर न्यू फाउंडलैंड है और उसके थोड़ा 10 डिग्री दक्षिण में जाए यानी 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसके पास कौन सी शाखा है, अजोर उभार नाम इसकी शाखा है। इस कटक के पास में जो अजोर उभार है भूमध्य रेखा पर इसके जैसे सिएरा लियोन उभार है उत्तर पूर्व की ओर, पारा उभार है उत्तर पश्चिम की ओर, तो मध्यवर्ती कटक की दो शाखाओं के रूप में ये एक तो पारा उभार और दूसरा सिएरा लियोन उभार के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ पर हैं ये, भूमध्य रेखा के पास। उससे सिएरा लियोन और पारा उभार ये कहाँ है, भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र में। अब इससे दक्षिण में जाएं, चालीस डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा जो कि अफ्रीका के मगन तट की ओर जाती है, जिसको किस नाम से जाना गया है, वाल्विस कटक। वाल्विस कटक ये कहां पर है, अफ्रीका की मगन तट के पास में, ये नाम है वाल्विस कटक। तो इससे जो अफ्रीका वाला मगन तट ये भाग यहाँ पर, इसमें दो शाखाएं होती हैं। एक तो किस नाम से जानी जाती है, वाल्विस कटक के नाम से जानी जाती है, और दूसरी जो शाखा है जो कि दक्षिणी अफ्रीका की अमेरिका की ओर अग्रसर होती है। दो शाखाओं में एक तो जो अफ्रीका की तरफ जाती है वाल्विस कटक, और जो दक्षिणी अमेरिका की ओर इसकी शाखा जाती है दूसरी, जिसको रायो ग्रेंडी उभार के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं जो कि मध्य अटलांटिक कटक के हैं, जिसमें जैसे कि वीविल थॉम्सन कटक है, उसके बाद में टेलीग्राफ का पठार आ जाता है। तो ये इसकी कुछ शाखाएं आती हैं। न्यू फाउंडलैंड उभार है, इसके बाद में अजोर उभार है, भूमध्य रेखा के निकट में सिएरा लियोन है उत्तर पूर्व की ओर, और दूसरा जो उत्तर पश्चिम की ओर जाता है जो कि पारा उभार के नाम से है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में वाल्विस कटक अफ्रीका की ओर है, दक्षिणी अमेरिका की ओर कौन सी है, रायो ग्रेंडी उभार के नाम से जिसको जाना जाता है। अब ये जो मध्य महासागरीय कटक है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो अलग इसके बारे में बताता है। तो इसकी अलग अलग धारणाएं हैं, जैसे कि मध्य सागरीय जो कटक है उसकी उत्पत्ति के बारे में एक तो ये माना जाता है, जैसे वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो ये कहता है कि इसकी उत्पत्ति तनाव के कारण तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी प्रवाह के कारण होनी चाहिए। एक तो तनाव के कारण उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी प्रवाह के कारण। ये जो है एक तो ये वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, यानी एक तो वैगनर इसका पक्ष लेते हैं, वैगनर और इसके अलावा टेलर, इनका मानना है कि ये तनाव के कारण या उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी प्रवाह के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में जो प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी है उसके अनुसार, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, प्लेट
प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि प्लेटों के रचनात्मक किनारे, रचनात्मक किनारे आपको पता होनी चाहिए प्लेटों के कौन से होते हैं। जहाँ पर अपसरण होगा वो रचनात्मक किनारे होंगे और जहाँ पर अभिसरण होगा वो विनाशात्मक किनारे कहलाते हैं। तो प्लेटों के जो रचनात्मक किनारे होते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स जो होती हैं, यानी अलगाव के कारण जो नीचे का मैग्मा या लावा जो होगा, जो कि बाहर आंतरिक रूप से मैग्मा होता है, बाहर आने पर जिसको लावा कहा जाएगा, यानी प्लेटों के रचनात्मक किनारों के अलगाव से आंतरिक मैग्मा के उद्वेलित होने से इसका निर्माण हुआ, यानी ऊपर की ओर आने से। अब जैसे दो प्लेटें हैं वो विपरीत दिशा में गति करेंगी तो बीच में क्या होगा, जो लावा जो है वो क्या निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। यानी दो प्लेटें रचनात्मक किनारे पर क्या होती हैं, अपसरण होता है, यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसकती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो आंतरिक लावा होता है वो क्या होता है, उद्वेलित होकर बाहर की ओर आता है, यानी ऊपर की ओर आ जाता है। जो लावा है वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ आएगा और उसके कारण क्या है, ये मध्य महासागरीय जो कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है, उसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार। तो ये अलग अलग इसकी उत्पत्ति की मान्यताएं हैं। एक तो वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार तो क्या है, तनाव के कारण या जो पश्चिमी प्रवाह हुआ है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में, उसके कारण मध्य महासागरीय कटक की उत्पत्ति हुई है, मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति हुई है। दूसरा क्या है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत ये कहता है कि प्लेटों के रचनात्मक किनारे हैं, उनके अलगाव के कारण जो आंतरिक लावा है वो दबाव के साथ बाहर आया, जिसके कारण क्या है, यानी दाब मुक्ति हुई तो क्या है, बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा तो उससे क्या हुआ, ये उभार की उत्पत्ति हुई, यानी ये जो मध्य अटलांटिक कटक है इसका निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार। तो ये इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं या इसकी उत्पत्ति के बारे में जो मान्यताएं हैं वो हो गई। अब इसमें हम देखते हैं अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी द्रोणियां, बेसिन कौन कौन से हैं, द्रोणियां कौन कौन सी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अटलांटिक महासागर के मध्य में क्या है, मध्य अटलांटिक कटक है, जिससे ये दो द्रोणियों में बंट जाता है, दो भागों में ये बंट जाता है। अब जैसे ये बीच में कटक है तो एक द्रोणी है और दूसरी, ये तो ये दो द्रोणियों में बंट जाता है, लेकिन फिर भी इसके बीच बीच में अन्य छोटी छोटी द्रोणियां या अन्य जो बेसिन हैं वो भी देखने को मिलते हैं। यानी कुछ जो बीच बीच में बेसिन वाले भाग हैं कौन कौन से हैं, कौन से क्षेत्र में हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी द्रोणियां हैं उनके बारे में देखेंगे। अटलांटिक महासागर की प्रमुख द्रोणियां। अब मध्यवर्ती अटलांटिक कटक के द्वारा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अटलांटिक महासागर है वो दो द्रोणियों में बंट जाता है, लेकिन उसके अलावा भी इसमें कई अन्य द्रोणियां भी हैं। जैसे दो तो वृहद द्रोणियां होगी और इन दो वृहद द्रोणियों में छोटी द्रोणियां भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि हम उत्तर से प्रारंभ करें तो सबसे पहले तो आती है लेब्राडोर द्रोणी, नंबर 1 लेब्राडोर द्रोणी सबसे उत्तर की ओर है। अटलांटिक महासागर को आप अपने एटलस में मानचित्र में जब देखेंगे तो ये सबसे उत्तर की तरफ आएगी लेब्राडोर द्रोणी। उत्तर में इसकी क्या है, ग्रीनलैंड है और दक्षिण में न्यू फाउंडलैंड का उभार है। उत्तर में ग्रीनलैंड के मगन तट हैं, दक्षिण में न्यू फाउंडलैंड उभार। ये द्रोणी क्या है, दो उच्च क्षेत्रों के बीच का जो निम्न क्षेत्र है वो क्या है, द्रोणी नाम यहाँ पर दिया गया है, बेसिन कहलाता है। यानी दो उच्च भाग हैं, बीच का जो भाग है नीचा वो क्या कहला रहा है, द्रोणी। तो उत्तर में इसके क्या है, ग्रीनलैंड के मगन तट है और दक्षिण में न्यू फाउंडलैंड का उभार है। अब ये लगभग 40 से 50 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश हैं उनके मध्य इसका विस्तार है। 40 डिग्री से
50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इस द्रोणी का विस्तार है और ये लगभग औसत गहराई है इसकी 4000 मीटर। 4000 मीटर ये गहरी है द्रोणी। तो सबसे पहले द्रोणी कौन सी है? लेब्राडोर द्रोणी, जिसके उत्तर में जो ग्रीनलैंड द्वीप जो है उसका जलमग्न तट तथा दक्षिण में न्यू फाउंडलैंड उभार के बीच में ये 4000 मीटर की गहराई में फैली हुई है, जो कि 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद में आती है उत्तरी अमेरिका द्रोणी। ये उत्तरी अमेरिकी तट के ऊपर स्थित है, इसी कारण इसको क्या है उत्तरी अमेरिका द्रोणी नाम दिया गया है। नंबर 2 उत्तरी अमेरिका द्रोणी, नॉर्थ अमेरिकन बेसिन। ये अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी द्रोणी है। अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी द्रोणी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका द्रोणी है, जो कि 12 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। 12 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है। देशांतरीय विस्तार देखें तो 55 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है वहां पर इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा और इसकी लगभग जो पश्चिमी देशांतर और गहराई 5000 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। तो दूसरी द्रोणी कौन सी होगी? उत्तरी अमेरिका द्रोणी अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी द्रोणी है। 12 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये फैली हुई है। 55 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है उसके पास में इसका विस्तार है और बीच में अगर गहराई की बात करें तो लगभग 5000 मीटर की गहराई तक ये फैली हुई है। तो प्रशांत महासागर जो अटलांटिक महासागर की द्रोणियाँ हैं उनमें हमने 2 द्रोणियों के बारे में पढ़ा। एक तो पहली थी जो लेब्राडोर द्रोणी के है, जो कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है उसके मगन तट से लेकर के कहाँ तक फैली हुई है? न्यू फाउंडलैंड उबार तक फैली हुई। 4000 मीटर इसकी औसत गहराई है। 40 से 50 डिग्री जो उत्तरी अक्षांशों के मध्य उसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद में दूसरी उत्तरी अमेरिका द्रोणी अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी द्रोणी है ये। अन्य जो द्रोणियाँ हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।